आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान पूर्वांचल सम्मान समारोह में। मैं हूं साक्षी मांडवाल, आज के इस समारोह की होस्ट, और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस समारोह में शरीक होने के लिए। सूरज पूरब से निकलता है और पूरब हमेशा ही प्रगति और विकास के साथ जोड़ा जाता है। पूर्वांचल अब विकास की गाथाओं से गौरवान्वित हो रहा है। इसलिए आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो इस समारोह में उपस्थित सभी व्यक्तियों को संबोधित करेंगे। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस समारोह में स्वागत करना चाहूँगी। हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए इस समारोह के लिए खास तौर से निकाला। विकास की गति और कैसे बढ़ेगी, इस दिशा में आने वाली चुनौतियों से निपटने की क्या रणनीति होगी, ऐसे कई बिंदुओं पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार हमें सुनने को मिलेंगे। और साथ ही वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आजमगढ़ मंडल के अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले 50 व्यक्तियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित भी करेंगे। सबसे पहले अब मैं हिंदुस्तान के प्रधान संपादक श्री शशि शेखर जी को से दरखास्त करना चाहूँगी कि वो अब आज के इस समारोह का एजेंडा सेट करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर एज आई वेलकम शशि शेखर जी ओवर हियर। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, दक्ष, ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रख्यात शास्त्रीय गायक, हम सब के अभिमान पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, हॉकी टीम जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता उसके सदस्य ललित उपाध्याय, ओलंपियन शिवपाल जी, बीएचयू के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ल जी, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर एके त्यागी जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी, आदरणीय राम मोहन पाठक जी और हमारे अपने ओपी तिवारी जी। दोस्तों, आपके और महाराज जी के बीच में मैं बहुत देर नहीं आना चाहता, बस अपना शुक्रिया अदा करना चाहता था आपसे कि आपने बहुत कम समय में हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी, और इससे उन लोगों का मान बढ़ेगा जिन्होंने अपने को रोका नहीं और जिन्होंने सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाया और अपनी उद्यमशीलता से लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। ये लोग भले ही कोई बहुत बड़े उद्योगपति न बने हों, लेकिन अगर एक दूर पहाड़ पे दिया टिमटिमा रहा हो तो टिमटिमाता हुआ दिया अंधेरा भले ही दूर न कर सके, लेकिन हर उस आदमी को जो अंधेरे से लड़ने की इच्छा रखता है उसको जरूर प्रेरित करता है। तो मैं इन 50 लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि आदरणीय पंडित छन्नूलाल जी, आपके बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है पूरी काशी का अपमान होगा। कुछ ना बोलूँ ना इस संबंध में, सभी जानते हैं उनको। ओलंपियन हमारे ललित जी, इन दोनों लोगों ने अपने अपने तरीके से इस माटी का सम्मान बढ़ाया है और आज आपको अपने बीच पाकर आपको सम्मानित करके हम खुद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो बिना बीच में आए मैं अपने और महाराज जी के बीच में नहीं आता और महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ शब्द बोलें और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। लोकप्रिय हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के प्रधान संपादक सम्मानीय श्री शशि शेखर जी, काशी की इस पावन भूमि पर उपस्थित भारत की
शास्त्रीय संगीत की परंपरा को देश और दुनिया में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले परम सम्मानीय पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, दशकों बाद भारत की हॉकी टीम ने दुनिया के सामने भारत की खेल प्रतिभाओं के लिए एक नई नज़ीर प्रस्तुत की है और उस हॉकी टीम के एक सक्रिय सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं श्री ललित उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय कुलपतिगण, विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित सभी आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को गांव और कस्बे तक पहुंचाने वाले उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये काशी की धरती है और काशी से आज के दिवस का संबंध है। आज शिक्षक दिवस है। देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की आज जयंती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उनका संबंध रहा है। उन जैसा विचारक, एक मनीषी विद्वान, एक दार्शनिक और वैश्विक मंच पर भारतीयता को, भारतीय दर्शन को उन्होंने जिस तेजस्विता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया, स्वाभाविक रूप से हर काशीवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है। शिक्षक दिवस पर इन सभी मनीषियों के बीच में और यहाँ के उद्यमिता के क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना के साथ आगे बढ़ रहे आप सभी महानुभावों के बीच में मैं अपने आप को पाकर के स्वयं भी प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि हम सब के लिए जब हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के बारे में किसी एक योजना को आगे बढ़ाने की बात हुई, तो मैंने अपनी पूरी टीम को एक जिम्मेदारी दी थी कि भाई आखिर ऐसा क्या है। तो सभी एक ही बात कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो सकता है जिसको हम हर जिले के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने कहा देखो अलग अलग फील्ड में है और उत्तर प्रदेश में तो इसको भी बहुत पहले से है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा एक सर्वे कराओ, एक मैपिंग हो जाए यूपी की, और यूपी की जो मैपिंग हो, हर जिले के अंदर क्या संभावनाएं हैं या क्या मौजूद है, आगे की क्या संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा इससे क्या होने वाला है, जो मर चुका है, मर रहा है, दम तोड़ रहा है, उसके बारे में सोचने से क्या होगा। मैंने कहा ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना ये हमारी पहचान है, और उत्तर प्रदेश को अगर देश की एक इकोनॉमिक पावर के रूप में आगे बढ़ना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। मैपिंग कराई गई तो 57 जिले ऐसे मिले जिनका भी यूनिक प्रोडक्ट था, परंपरा से चला आ रहा था। मैंने इस पर स्वयं अध्ययन किया कि 75 में से 57 जिलों में तो मिल गया है, बाकी जो जनपद हैं
इन 18 जनपदों के लिए भी हमें कुछ करना है। और जन्मजात जो एक गुण कह सकते हैं ना, वो वहां पर देखने को मिले थे। सरकारों का कोई प्रोत्साहन नहीं, सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, लेकिन वे अपने स्वयं के उद्यमिता के साथ, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से सम विषम परिस्थितियों में वे लोग प्रयास करते रहे और उसके परिणाम सामने लाते रहे। तब हम लोगों ने 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक योजना शुरू की। वह थी एक जनपद एक उत्पाद की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की यह योजना आज देश के अंदर एक यूनिक प्रोजेक्ट बन चुका है। हर राज्य के लिए यूनियन बजट में भी प्रधानमंत्री जी ने इसको मान्यता देते हुए हर राज्य के लिए कहा है कि यूपी की तर्ज पर आप भी इसको आगे बढ़ाइए। इसने हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट को, यूपी के एक्सपोर्ट को, यूपी के बारे में लोग ये तो मानते थे कि उत्तर प्रदेश में दंगाई हैं, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी हैं, उत्तर प्रदेश में और भी तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती थीं, कार्य न करने की प्रवृत्ति है और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश एक एक्सपोर्ट हब बन जाए, यह एक कल्पना थी, लेकिन आज वो हकीकत में बदल चुकी है। 1,20,000 करोड़ रुपए का हम हर वर्ष स्वयं के यहाँ के परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के परिश्रम का परिणाम है कि इतने का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश इस समय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़ी हुई इन चीज़ों से कर रहा है। अभी तो इसमें और भी संभावनाएं हैं। मैं एक दिन बैठकर यही सोच रहा था, हमारे मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी थे, उन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है यूपी में। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा किसी और चीज़ में। मैंने कहा भी और चीज़, आप लोगों की रुचि क्या है? आप लोगों की खाने पीने में ज़्यादा रुचि होगी तो आप देखिए, हम बचपन में सुनते थे हापुड़ के पापड़, मेरठ की रेवड़ी, आगरा का पेठा, इलाहाबाद का अमरूद, यानी हर जिले से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ था। हर जिले से, कोई जिला ऐसा है ही नहीं जिससे कुछ ना जुड़ा हो। लोगों ने कहा हाँ ये तो अच्छा है। मैंने कहा अगली बार इसको भी हम लेकर के आएंगे और हर एक को अपने साथ जोड़ देंगे, जिससे यूपी जहां भी जाएगा लोग उन चीज़ों को यूपी के साथ जोड़ करके देखें, उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ करके देखें। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सबका यहाँ पर सम्मान, कम से कम वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़, इन 3 कमिश्नरी से जुड़े हुए उन उद्यमियों को जिन्होंने उस फील्ड में काम किया है, ये बहुत, यानी घर घर में ये कार्य है। इसमें बैंक को भी पैसा देने में परेशानी नहीं है, कम पूंजी पर ज्यादा रोजगार, पूंजी की भी सुरक्षा, रोजगार की भी सुरक्षा और स्वावलंबन का मार्ग अपने घर गृहस्थी के सामान्य कामकाज करते हुए व्यक्ति आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के प्रधानमंत्री जी के विजन में भी सहभागी बन सकता है और स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए स्वावलंबन का भी जीवन गुजर बसर कर सकता है, सम्मानजनक ढंग से वह आगे बढ़ सकता है। ये स्थिति हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, ये संभावनाएं इस फील्ड में मौजूद हैं। प्रदेश 2017 के बाद, 2017 के पहले, मार्च 2017 के पहले क्या स्थिति थी? भाइयों बहनों, मुझे एक बात आप सबके सामने कहनी है, वो ये कि हम लोग कोरोना कालखंड से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी की 2 लहर अब तक देश के अंदर अपनी कहर बरपा चुकी हैं और दुनिया के अंदर भी कुछ जगहों पर वर्तमान में सेकेंड वेव चली रही है। कुछ देश झेल भी चुके हैं। भारत के अंदर कोविड प्रबंधन का जो कार्य हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय से निर्णय लेने की क्षमता, आम जन से संवाद, केंद्र और राज्य के बीच में परस्पर समन्वय और हर एक तबके के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को समय से घोषित करने का परिणाम रहा है कि आज अगर भारत और अमेरिका की हम तुलना करें
अमेरिका दुनिया के अंदर एक सुपर पावर माना जाता है। सुपर पावर के बावजूद अमेरिका के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत से बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं अमेरिका के पास हैं। लेकिन अगर कोविड प्रबंधन, इस महामारी के अंदर, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के अंदर कोविड प्रबंधन की आप बात करेंगे तो भारत से वह कई पीछे है, कई मायने में पीछे है। कई मायने में पीछे इसलिए है, हमारी संवेदनाएं उन सभी परिजनों के प्रति है जिन लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है इस महामारी के दौरान। लेकिन अगर आप देखेंगे, CFR देखेंगे भारत का और अमेरिका का, तो इसमें अमेरिका भारत से बहुत पीछे है। यानी भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना है। लेकिन अगर मृत्यु दर देखेंगे दुनिया के अंदर, तो अमेरिका में भारत से 1.5 गुना मौतें हुई हैं, ज़्यादा मौतें हुई हैं। कोविड प्रबंधन के लिए जो उपाय हो सकते थे वो उपाय करने के साथ ही मैं पिछले 25 वर्षों से विभिन्न प्रकार की जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन बीमारियों के उपचार और इनसे बचाव के एक अभियान के साथ जुड़ा रहा हूं। और मैंने इस बात को महसूस किया कि पिछले एक सदी के अंदर अनेक बार ऐसी स्थितियां आई जब तमाम प्रकार की जो वेक्टर बॉर्न डिजीज थी, इसने अपनी कहर बरपाई है अलग अलग समय में। लेकिन आज तक इनकी कोई दवा नहीं आ पाई, कोई वैक्सीन नहीं आ पाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2 वैक्सीन भारत के अंदर न केवल लॉन्च हुई, बल्कि सफलतापूर्वक अब तक 60 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन की डोज दी भी जा चुकी है देश के अंदर। ये वही भारत था, इसमें दवा तब आती थी जब दुनिया उससे पूरी तरह कवर हो चुकी होती थी। लेकिन आज हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास भी वैक्सीन है और तेजी के साथ इस फील्ड में कार्य करते हुए हम लोगों ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ निर्णय लेने की क्षमता, ये योग्य शासक का गुण होता है और वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कालखंड में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। कोरोना से जूझते हुए आपने एक चीज तो देखी होगी, 1918 से 26 के बीच में स्पेनिश फ्लू आया था। उस दौरान बीमारी से भी मौत हुई थी और बीमारी से ज्यादा मौतें भूखमरी से हुई थी। व्यापक पलायन, उस समय अकाल और बीमारी ने करोड़ों लोगों को निगल दिया था। कोरोना पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से इस देश में है, लेकिन एक कल्याणकारी सरकार हर व्यक्ति का ध्यान रखेगी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था देश के अंदर ये पहली बार हुआ है और राज्य के अंदर सफलतापूर्वक इसे लागू करते हुए अगर देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को ये राशन मिल रहा है तो उसमें से 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जिन्हें हम ये सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं बिना भेदभाव के। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले, मुझे याद है जनवरी 2017 में और दिसंबर 2016 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में भूख से मौतें हुई थी और मुझे वहां का दौरा करने का अवसर प्राप्त था। उस समय मुझे वहां जाना पड़ा था। अभी मैं एक दिन पिछले सप्ताह ही एक आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थियों के साथ संवाद बना रहा था, वर्चुअली संवाद था। तो कुशीनगर की एक उस महिला को आवास मिला था, मुसहर जाति की वो महिला थी। तो मैंने जब उससे संवाद बनाया तो मुझे तत्काल पहचान गई। उसने कहा कि आप तो हमारे यहाँ आए थे। मैंने कहा कब? तो उसने कहा कि उस समय जब हमारे यहाँ यहाँ पे हमारे मुसहर बस्ती में मौत हुई थी तो आप 2017 के पहले उस समय तो आप उस समय आए थे ना, आपने हमें राशन कार्ड दिलवाया था। मैं सांसद था उस समय, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं उस समय उस आंदोलन के साथ जुड़ा था। तो मैंने उन लोगों के लिए उस समय वहाँ राशन कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम चलाया था और वहाँ जब मेरे संसदीय क्षेत्र के बाहर का था, लेकिन चूंकि भूख से मौतें हो रही थी, सरकार उस समय संवेदनहीन थी, नहीं सुन रही थी, तो मुझे वहाँ स्वयं जाना पड़ा था।
लेकिन इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा, भूख से मौत का एक भी उदाहरण आपके सामने नहीं देखने को मिला होगा। ये किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। भाइयों बहनों, बाकी संवाद तो मैं अभी माननीय शशि शेखर जी के साथ यहाँ पर परस्पर वार्तालाप के दौरान आगे बढ़ेगा ही, लेकिन मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मुझे 2017 में जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा, तो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, वहाँ के राजदूतावासों के साथ संवाद बनाने या उनके विजिट होते थे, बातचीत होती थी, तो हमें राज्य के बारे में बताना होता था। तो हमें कभी कभी मुझे संकोच होता था ये बोलने के लिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी हमारे राज्य में निवास करती है, और लोग चौंकते थे जब मैं बोलता था कि हमारे प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। लोग चौंकते थे, 24 करोड़। और जब इकोनॉमी की बात आती, अर्थव्यवस्था की बात आती थी, तो मुझे कहना पड़ता था हम छठी देश की छठी अर्थव्यवस्था है। यानी ये स्वयं अंदाजा क्या किस बात को बताता था कि हम पीछे हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सरकार ने जो प्रयास किए हैं, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है 4.5 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग जब निवेश के लिए जाते थे, उद्योगपतियों से बातचीत करने के लिए, लोगों से संवाद बनाते थे कि आप आइए हमारे प्रदेश में निवेश करिए, तो 2017 के पहले तक लोग कहते थे कि आपके यहाँ व्यवसाय की सुगमता की स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, क्या है, कैसे कोई करेगा, क्या आपके पास यहाँ माहौल है, क्या हमारी रैंकिंग क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग 14वें 15वें स्थान पर थी। इन 4.5 वर्षों के अंदर जो माहौल बना है, उसका परिणाम, और जो प्रयास किए गए हैं, जो रिफॉर्म हुए हैं, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है पूरे देश के अंदर। प्रदेश ने इस दौरान यहां पर निवेश के बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आज हर फील्ड में यहां पे काम हो रहा है। हर निवेशक, दुनिया का और देश का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपनी पूंजी को सुरक्षित महसूस करता है। ये जो माहौल प्रदेश के अंदर देने का प्रयास हुआ है, इसके पीछे कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, उन चुनौतियों के सामने जहां पर हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, यही उत्तर प्रदेश है। एवरेज तीसरे दिन एक दंगा होता था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, आज एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर लागू होता है। कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में करने के साथ ही प्रदेश विभिन्न प्रकार की उन आपदाओं से जूझने के लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर विकास की कोई बात नहीं करता था। लोक कल्याण की बात तो परिवार तक सीमित थी। एक परिवार, सब कुछ था। बिजली थी ही नहीं, सड़कों में गड्ढे थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अच्छी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश बना रहा है। यही उत्तर प्रदेश है, वही मशीनरी है, वही तंत्र है। वर्तमान में हमारे 3 एक्सप्रेसवे पे तो कार्य चल रहा है। चौथे पे बहुत शीघ्र जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक, और उसे हम वाराणसी तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हमारा प्रयास होगा सितंबर या अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसको हम
राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 70% से अधिक कार्य हो चुका है। हमारा प्रयास है कि 15 दिसंबर तक हम इसे राष्ट्र को समर्पित कर दें। ये बुंदेलखंड की इकोनॉमी का बैकबोन बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर हम इसी पर स्थापित कर रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे वे अलग से बन रहा है। ये सभी बनाने के साथ ही प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, पहले होता क्या था, लोग ये मानते थे कि जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जहां से 4 लेन प्रारंभ हो जाए मान लो उत्तर प्रदेश आ गया है। हम इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से ये दे रहे हैं। मेट्रो 2017 के पहले एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो मेट्रो की सेवा वहां पे प्रारंभ हो चुकी है। कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा हम लोग 30 नवंबर तक हम मेट्रो वहां प्रारंभ कर लेंगे। तीर्थ स्थलों के विकास के बारे में, काशी हो, अयोध्या है, मथुरा है, विंध्यवासिनी धाम है, नेमिष तीर्थ है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, इन सभी को उसकी पौराणिक पहचान को बनाए रखते हुए, आधुनिकता देते हुए, भौतिक विकास के मामले में भी उसे आगे बढ़ा करके पर्यटन की उन सुविधाओं के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम निरंतर तेजी के साथ हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं। ये निरंतर बढ़ रहा है। हमारे लिए श्रद्धा का सम्मान भी है, आस्था का सम्मान भी है। इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं भी हैं और उन क्षेत्रों के विकास के माध्यम से स्वयं को गौरवान्वित होने का क्षण भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हम इनके माध्यम से इस विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा करके तेजी के साथ इस फील्ड में उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। टूरिज्म में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, 304 स्थान पर था, आज देश के अंदर नंबर 1 पर है। सर्वाधिक टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आता है आज के दिन पर, देशी भी विदेशी भी। हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास और लोक कल्याणकारी योजनाओं को, ईज ऑफ लिविंग को भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। ईज ऑफ लिविंग में आवास की सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक गरीब परिवार को शौचालय की सुविधा, विद्युत की निःशुल्क कनेक्शन देने, निःशुल्क कनेक्शन तब देते जब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद तब उतने कनेक्शन दिए गए। 1,38,00,000 परिवारों को विद्युत के कनेक्शन भी दिए गए। राशन कार्ड की सुविधा है, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा है। ये सभी चीजें उन सभी परिवारों को देने के प्रयास निरंतर हुए हैं और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता को भी आसान बनाने के वे सभी प्रयास जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी उसको ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास जो हुए हैं, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज एक नए स्वरूप में, नए भारत का नए उत्तर प्रदेश के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से हिंदुस्तान परिवार को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर इस संवाद के माध्यम से मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया है। मैं शशि शेखर जी के प्रति, उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक बार ताली और हो जाए हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। और यहाँ से अब मैं आगे बढ़ूँगी और शशि शेखर जी से अब मैं दरख्वास्त करूँगी कि हमारी जो जनता के सवाल हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखें ताकि आप सभी के सवालों के जवाब भी आज आपको मिल सके। आइए आज के इस समारोह के जो सवाल जवाब का सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं।
चूंकि समय कम है इसलिए मैं आप लोगों को अवसर नहीं दे रहा हूँ। आपका नाम जैसे ही मैं लूँ तो कृपया एक बार उठ के बस अभिवादन करें। आपकी ओर से सवाल मैं पूछ लूँगा सिर्फ समय बचाने के लिए। तो पहला प्रश्न है राजेश भाटिया जी का, उद्यमी है वाराणसी के, वो लास्ट में। इनका सवाल ये है कि जो विभागीय आंकड़े हैं इनके मुताबिक हर वर्ष वाराणसी मंडल से 12 से 15 हज़ार लोगों का पलायन होता है। इनका ये भी कहना है कि जो लोग कोरोना काल में आए उनको फिर लौटना पड़ा वापस। आपने अभी अभी हम लोगों को बताया कि हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मैं भी आंकड़े पढ़ रहा था तो उसमें जीडीपी भी हमारी बढ़ी और साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई। और साथ साथ आप लोगों को मैं एक जानकारी देता हूँ, चूँकि पढ़ रहा था कि इन्वेस्टर्स के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर इन्वेस्टर्स एनरोल्ड हैं। तो इतना सब होने के बाद ये स्थिति भी है। देखिए, भाटिया जी की अपनी आशंका स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले यही होता था। आज देश के अंदर 2016-17 तक अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी। आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर हुए निवेश, एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और अन्य तमाम इस प्रकार की योजनाओं को लागू करके और उसको प्रभावी ढंग से उसको लागू करने का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय 4% के आसपास है। ये आंकड़े मेरे नहीं, ये भारत से जुड़ी हुई कुछ स्वतंत्र एजेंसियों के आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। कोरोना कालखंड में पहली लहर के दौरान लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने घरों को आए थे। और मुझे इसके बारे में अंतःकरण से प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों को हाथों हाथ लिया, गले से लगा करके सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। हमने किसी को लावारिस नहीं छोड़ने दिया। हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे। हमने कहा नहीं भाई, वो हमारे नागरिक हैं और उनका पूरा अधिकार है उत्तर प्रदेश में आने का। बल्कि किसी राज्य में अगर किसी को परेशानी है तो उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश उनके सब कुछ व्यवस्था करेगा, रहने की, खाने की, चिकित्सा की सारी सुविधा करेगा। और पहली लहर में 1 करोड़ लोगों के लिए हमने यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और उसके अनुसार हमने व्यवस्था की थी। 40 लाख लोग यहाँ के थे, 30 लाख हम बिहार में, फिर उधर झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के, उड़ीसा के, इन सभी राज्यों के भी लोग उत्तर प्रदेश से होते हुए गए थे। भारत सरकार ने और रेल मंत्रालय ने हमें बहुत मदद की थी उन सभी कामगारों और प्रवासियों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए। 10% लोग वापस गए थे। मैं आपके एक पुराने सहयोगी थे शिवसेना, तो वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। तो क्या मैं आपका ये आमंत्रण मानूं कि आप मराठियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आए? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप काशी के घाट देखेंगे, सभी मराठा राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं ज्यादातर में। और छत्रपति शिवाजी महाराज और काशी का तो आपस में एक बहुत आत्मीय संबंध है। उन्हें छत्रपति की उपाधि देने में काशी के विद्वानों का योगदान है। इसलिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का तो सांस्कृतिक संबंध रहा है, बहुत प्राचीन काल से रहा है, पुराने समय से रहा है, विपत्ति के समय रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी आएगा, सम्मानजनक व्यवहार उत्तर प्रदेश के वासी उनके साथ करेंगे, भले ही उनके साथ व्यवहार सही न हुआ हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के केवल 10% लोग पहली लहर के बाद बाहर गए थे। और सेकंड वेव जब प्रारंभ हुई तो यह आशंका हमारी प्रशासनिक मशीनरी ने भी उठाई थी, क्योंकि जो लोग आ रहे थे उन सबकी स्किल मैपिंग हम लोगों ने यहाँ पे करके रखी थी, सारे डाटा हमारे पास मौजूद थे। तो मैंने उस समय इस बारे में स्पष्ट कह दिया, मैंने कहा देखो 10% से अधिक लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये लोग जाएंगे, सेकंड वेव आएगी, फिर ये लोग वापस आएंगे, हमारे सामने समस्या आएगी। मैंने कहा उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आएंगे, हम फिर से व्यवस्था कराएंगे।
लेकिन वो नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने गांव, अपने घर, अपने कस्बे में, अपने आसपास के क्षेत्र में काम अपना ढूंढ लिया है, अपना काम कर रहे हैं। और उस दौरान हमारी बहुत सारी ऐसी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी थी, जैसे एक जनपद एक उत्पाद में तो था ही, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, माटी कला बोर्ड के माध्यम से, और भी अन्य परंपरागत ऐसे उद्यम थे हर एक जनपद में, जिसमें लोगों को पर्याप्त कार्य मिला और लोगों ने उस दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ किया। सरकार ने भी उस प्रकार की अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जिससे लोग यहाँ पर रह करके ही अपने स्वयं की भी और अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश का वह मॉडल फिलहाल सफल रहा है, उसको और अच्छे ढंग से कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जब हम आगे बढ़ा रहे थे उसी दौरान कोरोना कालखंड आ चुका था। कोरोना के कारण थोड़ा ब्रेक जरूर लगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे थे, उन्हें नई डिजाइनिंग, नई तकनीक के साथ जोड़ने के जो कार्यक्रम चल रहे थे, इनके लिए उत्तर प्रदेश को एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की जो कार्रवाई चल रही थी, कुछ देर के लिए उसमें विराम जरूर लगा, लेकिन वो थमा नहीं है। हम उसको फिर उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। आपके इसी वक्तव्य पर ही अगला सवाल ऐसा लगता है जैसे पद्मश्री रजनीकांत जी इन्होंने सवाल पूछा था, तो आपके इस वक्तव्य पर ही है बिल्कुल। इनका कहना है प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 जीआई उत्पाद पूर्वांचल के हैं, लेकिन इससे जो लोग जुड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उनको कैसे प्रोत्साहित सरकार देखिए, करेगी? पहले चरण में तो उनके उस प्रोडक्ट को मान्यता देने का था। आज उन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वयं इसमें बड़ी रुचि है। उन्होंने एक एक ऐसे उत्पाद को, ऐसे प्रोडक्ट को एक नई पहचान देने का कार्य किया है, और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ, मुझे लगता है कि अकेले काशी की मैं बात करूं तो काशी में ही 1 दर्जन के आसपास इस प्रकार के जीआई हैं जिनको विगत 5-7 वर्षों के अंदर नई पहचान मिली है, उनकी मांग हुई है। हम लोग तो पहले कोई भी विदेशी अतिथि आता था या कोई भी अतिथि हमारे आता था, लोग लाते थे कहीं बाहर की चीज़ों को, हम लोगों ने अनिवार्य किया कि एक जनपद एक उत्पाद से जुड़ी हुई वस्तुओं को ही अपने किसी अतिथि को गिफ्ट में दिया जाना चाहिए। पर्व और त्योहारों के समय में भी आप इसी को उपयोग करिए, और बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। लोग उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में लेते हैं, बहुत सकारात्मक रूप में लेते हैं, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाला समय उनका है। कन्नौज का इत्र भी बढ़ा रहे हैं, चुनाव तो हरा दिया आपने वहाँ की एमपी को। देखिए, वहाँ के चुनाव लोग तो जीते। हराने और जीतने का काम मैं नहीं करता हूं, जनता करती है। जनता जनार्दन को मालूम है कि कन्नौज की खुशबू में बदबू पैदा करने का कार्य पिछली सरकारों ने किया था। उस खुशबू को घर घर तक और देश और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। हमने कन्नौज के लिए जो प्रोडक्ट रखा वो इत्र ही रखा है, और इत्र के माध्यम से वे लोग अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल मेहता जी का प्रश्न है, वो पीछे इनफैक्ट ये प्रश्न से ज़्यादा बहुत अच्छा इनका सुझाव है। इन्होंने एक उदाहरण दिया था, उदाहरण ये था कि जर्मनी की एक जगह में जीसस फेस्टिवल होता है और पूरी दुनिया के ईसाई वहाँ जाते हैं, और चूंकि आपने अयोध्या को इस तरह से सजाना शुरू किया और ये काशी है, तो क्यों ना एक इस तरह का इंटरनेशनल फेस्टिवल हो और लोग आसपास भी जाएं, तो पर्यटन यहाँ पर उभर जाएगा एकदम से। नहीं, उनको मुझे लगता है मेहता जी को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा प्रयागराज कुंभ तो उसी का उदाहरण है। प्रयागराज कुंभ में 2019 में, उससे ठीक पहले हम लोगों ने इसी काशी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। 76 देशों के प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे, और प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे देश और दुनिया के। 171 देशों का प्रतिनिधित्व हुआ था प्रयागराज कुंभ में। तो हमें अपनी इस विरासत को भी देखना चाहिए और उसको बहुत नज़दीक से महसूस करना तो चाहिए। जीसस के मुकाबले राम फेस्टिवल होने जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पहले से ही इस प्रकार के आयोजन है। कुंभ के आयोजन तो हजारों वर्षों से चली आ रही विरासत का प्रतीक है, आज का नहीं है।
और ये कंपटीशन कैसा, जितना वहां साल भर में नहीं आएंगे, कई वर्षों में नहीं आएंगे, वहां हमारे यहां एक आयोजन में आ चुके होते हैं। काशी में देव दीपावली के अवसर पर क्या देसी क्या विदेशी, विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और मुझे लगता है कि काशी में उस दिन 1 करोड़ से अधिक लोग आए थे देव दीपावली का दर्शन करने के लिए। कहीं जगह नहीं मिल रही थी। ये तो हमें विरासत में सब कुछ मिला हुआ है, केवल उसको एक मंच देना है, उसको सजो देना है, प्रस्तुत कर देना है। और हम लोग यही कर रहे हैं, चाहे काशी का देव दीपावली हो, अयोध्या का दीपोत्सव का हो, बरसाना का रंगोत्सव का हो, या फिर प्रयागराज के कुंभ के आयोजन का हो। सरकार तो उसके साथ उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। ये सरकार का आयोजन नहीं, सरकार तो उसके साथ पीछे से जुड़ती है। हमारा जो कार्य है सुविधा उपलब्ध कराना, वह कार्य हम करते हैं स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। समाज के आयोजन है, समाज उसको लीड करता है, समाज उसको नेतृत्व देता है और वह सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। चंद्रशेखर सिंह जी हैं, प्रगतिशील किसान हैं। किसानों पर मैं बाद में बात करूंगा महाराज जी, वो सवाल मेरा होगा। पूर्वांचल में करीब 500 से ज़्यादा गांवों में आर्सेनिक युक्त पानी है और पहले से फ्लोराइड बढ़ गया है 10 से 16 गुना तक। इससे तरह तरह की दिक्कतें, आप वाकिफ़ हैं उससे। तो जैसी लड़ाई आपने मच्छरों के खिलाफ वहाँ लड़ी गोरखपुर में, हालांकि डेंगू इस समय फैल रहा है फिर से, तो पानी के लिए कुछ सरकार कर रही है? देखिए, मैं अभिनंदन करूंगा चंद्रशेखर सिंह जी जैसे प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने सही मायने में इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के लिए, वह वास्तव में इस फील्ड में काम करने वाले कृषकों के लिए और नए युवाओं के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। कि कृषि को जो लोगों ने अलाभकारी मान लिया था, इन लोगों ने साबित किया कि नहीं, कृषि अलाभकारी नहीं हो सकती है। आप उस धरती माता पर विश्वास तो करो और उसका उचित देखभाल करो, नई सोच पैदा करो, वो लाभकारी हो सकती है। उनका प्रश्न, जो कि जमीन से जुड़े हैं इसलिए जमीनी प्रश्न भी है, और जमीनी प्रश्न ये बलिया से लेकर के आप आगरा तक चले जाएंगे तो आपको भूगर्भीय जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा मिलेगी। सरकार ने पहले से भी स्कीम बनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की है। हर घर नल, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर एक घर तक पहुंचाना, और इस लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोगों ने बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा माना जाता जो सूखा क्षेत्र माना जाता था, और बिंद क्षेत्र मिर्जापुर और सोनभद्र का, जहां पर शुद्ध पेयजल के लिए भारी संकट होती थी गर्मियों में। यानी फरवरी से लेकर के जून तक लोगों को पेयजल के लिए बहुत परेशानी होती थी। जून के बाद बरसात होती थी तो बरसात के पानी पे लोग निर्भर करते थे, लेकिन अब वहां पर हर घर नल की योजना, हम दिसंबर तक इन 7 जनपदों में हर घर नल योजना को लगभग हर घर तक पहुंचाने में सफल हो चुके होंगे। लेकिन इसके साथ ही इस दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर 30,000 राजस्व गांवों में हर घर नल की योजना को क्रियान्वित करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा चुके हैं। उसकी डीपीआर की कार्रवाई चल रही है और इसके साथ ही हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण होने वाली किसी भी विकृति को और किसी भी परेशानी को, क्योंकि आर्सेनिक के कारण इस क्षेत्र में लीवर कैंसर की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली थी, और इसमें हम लोगों ने इस फील्ड के विशेषज्ञों के साथ भी जो चर्चा की थी, तो उसके जो परिणाम सामने आ रहे थे, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इस पर विशेष फोकस किया है और भारत सरकार इसमें भरपूर मदद कर रही है। जल जीवन मिशन को हम लोग प्रदेश के अंदर लागू करेंगे और प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ करके हर एक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल, यानी उसका शुद्ध पेयजल का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान, और इस दिशा में हम लोग
काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। शिवपाल सिंह हैं ओलंपियन चंदौली के। आपका कहना है पूर्वांचल खेल का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद सरकार का क्या विचार है? लेकिन महाराज जी, मेरा एक सवाल दिमाग में आ गया। अभी नोएडा के डीएम ने एक पदक जीता, एक कोई अफसर कैसे जीत सकता है? मैंने सुना आप सुबह 4 बजे से उनसे बात शुरू कर देते हैं, लोगों से सो नहीं पाते वो लोग, तो कैसे? देखिए, जब ये सकारात्मक सवाल उनसे पूछूंगा मैं, लेकिन आपसे भी पूछे ले देखिए, रहा हूं। मैं शिवपाल सिंह जी को का अभिनंदन करता हूं। वह टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के हिस्सा थे और भारतीय टीम ने, यानी अब तक का सबसे बड़ा दल भारतीय ओलंपिक का, भारतीय जो दल गया था उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इस बार गए थे और सबसे अधिक पदक पहली बार भारतीय दल ने जीते भी हैं। उनकी आकांक्षा स्वाभाविक भी है और इसलिए भी क्योंकि जो आशंका है इसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है। पिछली सरकारों के एजेंडे में सब था ही नहीं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो का एक अभियान चलाया। गांव-गांव में खेलकूद की प्रतियोगिताएं, स्कूल कॉलेजेस में भी खेलकूद की प्रतियोगिता, मन की बात में भी उन्होंने बार बार इसका उल्लेख किया। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली टीम के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि भाई अच्छा होगा कि आप अपने यहाँ से जाने वाले खिलाड़ियों के साथ एक बार संवाद करें, उनका मनोबल बढ़ेगा। और मैंने उस समय जब हमारे यहाँ से 10 खिलाड़ी गए थे, जिसमें ललित उपाध्याय भी गए थे, श्री शिवपाल सिंह जी गए थे, ऐसे 10 खिलाड़ी गए थे, मैंने 10 के 10 खिलाड़ियों के साथ स्वयं भी संवाद किया था और ये लोग वहाँ गए। भारतीय जो दल गया था उस दल ने अब तक के सर्वाधिक अब तक पदक भी जीते। केंद्र सरकार ने जो प्रोत्साहन प्रारंभ किया उसी का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं और इसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों ने की। एक तो हर गांव में हम लोगों ने इस बारे में कहा कि भाई कोई भी आरक्षित भूमि होगी, उस आरक्षित भूमि को एक जगह इकट्ठा करके खेल का मैदान बनाने की तैयारी है। हर गांव में खेल का मैदान बने, बच्चों की खेलने की व्यवस्था हो, अच्छा हो, स्कूल के आसपास से मैदान बने। फिर बाद में उसको मीडियम एक मिनी स्टेडियम के रूप में हम आगे विकसित कर सकते हैं। ग्राम प्रधान के लिए जो ग्राम प्रधान निधि में हम राज्य वित्त से और केंद्र वित्त से जो पैसा था, केंद्र अपनी प्राथमिकता तय करता है, राज्य भी अपनी प्राथमिकता तय करता है। राज्य ने जो अपनी प्राथमिकताएं तय की है उसमें 2 चीज़ों पर की है। एक, पहली प्राथमिकता हमारी है कि गांव का अपना सचिवालय होना चाहिए, जिससे गांव की हर गतिविधि के लिए व्यक्ति को अब 500 रुपये के लिए किसी को बैंक में न जाना पड़े। गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में, ग्राम सचिवालय में ही जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो वह पैसा उसको वहीं पर उपलब्ध करा दे। कब तक हो पाएगा ये? हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं और हर ग्राम सचिवालय में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा लगभग 25,000 ने ज्वाइन भी कर लिया है, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। इस शेष को हम 58,000 को हम जो ज्वाइन करा रहे हैं उसमें 25,000 ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रेनिंग की कार्रवाई उनकी पूरी हो चुकी है और शेष में भी हम इसको लागू कर रहे हैं। एक दूसरी प्राथमिकता हमारी यही है कि ग्राम प्रधान निधि के पैसे की जो दूसरी प्राथमिकता होगी वह होगी गांव में खेल का मैदान तो विकसित करना ही है। हम इसको कन्वर्जेंस के माध्यम से करेंगे, लेकिन ओपन जिम के निर्माण के लिए भी आप उसमें ओपन जिम के निर्माण में आप ग्राम प्रधान निधि के पैसे का उपयोग करेंगे। तो ये जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, इन प्राथमिकताओं का ही उसी का परिणाम है कि आज पैरालंपिक में भारतीय दल ने और अच्छे पदक जीते हैं और उसी में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई ने भी आज एक पदक जीता है, रजत पदक उन्होंने बैडमिंटन में वहाँ पर जीता है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं। कोरोना चढ़ने के साथ ही हमने उनको पोस्टिंग दी थी वहाँ पर, पहली लहर के प्रारंभ होने के साथ ही, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। जब सकारात्मक सोच होती है, लीडरशिप अच्छी होती है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है, तो पूरी टीम उसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है। बैडमिंटन के वो जो उन्होंने पदक जीता, तो आगे बैडमिंटन को बढ़ाने के लिए कुछ है आपके पास? राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि बैडमिंटन
यानी हमने एक तो कुश्ती को गोद लिया है, दूसरा बैडमिंटन को हम प्रदेश के अंदर गोद लेंगे। प्रदेश के अंदर इस खेल को भी प्रोत्साहन करने के लिए हर साल हम इसके लिए राशि उपलब्ध करवाएंगे। तो कुश्ती और बैडमिंटन को आप बढ़ावा देंगे? कुश्ती और बैडमिंटन को हम प्रदेश के अंदर गोद लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे। परमानंद सिंह जी हैं यहाँ पर, परमानंद मिश्र जी ललित के कोच हैं। इनका सवाल यही है कि बनारस में हॉकी के खिलाड़ी बहुत हैं, मायूस ना हो जाएं बेचारे। नहीं, तो इनका सवाल यही था कि यहाँ जितने खिलाड़ी हैं और जितनी प्रतिभा है उसके हिसाब से एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम नहीं है, इसलिए नहीं हो। हम कर रहे हैं, हमने इसीलिए राज्य के अंदर मिश्रा जी ने जो बात कही है एकदम उचित कही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देने के लिए सरकार इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ की है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम का निर्माण करना। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम मेरठ में स्थापित कर रहे हैं और वह भी हम लोगों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हॉकी के प्रति स्वाभाविक लगाव, मेजर ध्यानचंद जी का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, उत्तर प्रदेश की धरती से रहा है और उत्तर प्रदेश ने हॉकी के क्षेत्र में अनेक विभूतियों को जन्म दिया है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं जब खिलाड़ियों के सम्मान की बात आई तो मैंने गोरखपुर में एक दिन वहाँ के खिलाड़ियों से कहा, नागपंचमी के दिन मोबाइल बंद कर दें कृपया, ये अशिष्टता है, मुझे माफ़ करें, कि कैसे हम लोग जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। खासतौर पर नागपंचमी के अवसर पर था तो मैंने वहाँ आयोजकों से कहा, ये गोरखनाथ मंदिर में ही आयोजन होता है। नागपंचमी में कुश्ती और तैराकी की प्रतियोगिता होती थी, तो कोरोना के नाते उसको रोकना पड़ा था, लेकिन मैंने कहा खिलाड़ियों को तो सम्मानित कर ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा कितने खिलाड़ियों को? मैंने कहा 75 खिलाड़ियों को करिए, अलग अलग फील्ड के हों, और जिन्होंने वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुछ स्थान प्राप्त किया है उनको आप लेके आएंगे तो नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन होगा। हॉकी में 3, यानी महिला हॉकी में 3 ओलंपियन गोरखपुर में मौजूद थी, यानी कोई जानता नहीं। ये सब हमारे बीच में छुपे हुए हैं, उनकी प्रतिभा को उजागर करना, उन्हें मंच देना, ये काम सरकार आज कर रही है और हम इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास सवाल और है लेकिन समय समाप्त हो रहा है, तो मुझे माफ़ करें, खासकर नीतीश पांडे जी और अमन कबीर जी, मैं जरा अपने सवाल मेरे ना रह जाए, थोड़ा स्वार्थी इस पर रहूँगा। आपने अभी खेती की बात की, लेकिन आज तो बड़ा भारी मजमा मुजफ्फरनगर में लगा हुआ था किसानों का, और उनके बड़े आरोप हैं आपके ऊपर, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों से? देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उनका भाषण सुन सकूं, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से ही बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करते करते काशी पहुंचा हूं। काशी में एक प्रबुद्ध सम्मेलन में मुझे भाग लेना था, उसके बाद मैं आपके इस कार्यक्रम में, संवाद के कार्यक्रम में यहाँ पर आया हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में देश के अंदर किसानों के लिए जितने कार्यक्रम घोषित हुए हैं, आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात हो, या फिर लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, एमएसपी ईमानदारी के साथ देने की बात हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिन्हें ये सारी योजनाएं, या खेती किसानी के फील्ड में जो तकनीक अपनाई गई, जिन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं, वे लोग कुछ किसानों को मोहरा बना करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको इस फील्ड में ये नहीं अच्छा लगता है कि लोग कुछ नया कर सके। ये तो रही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थिति। अगर राज्य सरकार की मैं बात करता हूं, देखिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे थे, और 2014 के पहले देश के अंदर भी किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2014 के बाद देश के अंदर
इस प्रकार के समाचार नहीं है, और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के समाचार नहीं है। एक, कहाँ उस समय लोग गए थे जब किसान आत्महत्या कर रहे थे। दूसरा, 2017 में हम आए थे, हम लोगों ने कहा भी आखिर आत्महत्या का कारण क्या है। पता लगा किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, उसका कई वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। धान और गेहूं की परंपरागत खेती करता है, उसमें उसकी लागत नहीं बैठ रही क्योंकि कोई भी क्रय केंद्र नहीं संचालित हो रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य हमारी सरकार ने उस समय किसानों के कर्ज माफ, लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को किया था। हमारी इकोनॉमी उसके लिए अलाउ नहीं कर रही थी, हमारा कोई अधिकारी तैयार नहीं था, लेकिन हमने कहा भाई हमारा संकल्प है, हम लोग किसानों को राहत देंगे। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान कर्ज माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार लेके आई थी। इससे पहले कोई सरकार उस प्रकार का कार्यक्रम लागू नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार 19 मार्च को हमने शपथ ली थी 2017 में, और 1 अप्रैल से हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल दिए थे 3,000 स्थानों पर। और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों से सीधे क्रय करने, उनकी उपज को क्रय करने, एमएसपी का लाभ डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में देने का कार्य हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। अगर मैं 2016, देखिए वर्तमान में ये कोरोना कालखंड चल रहा है, अभी गेहूं की फसल अप्रैल मई में किसानों की आई है, और विगत वर्ष कोरोना के समय धान का भी प्रोक्योरमेंट हमने किया था किसानों से। अगर मैं बात करूं 2016 की, 2015-16 की या 16-17 की, 16-17 चुनावी वर्ष था, मात्र 6 लाख मीट्रिक टन धान का, गेहूं का क्रय हुआ था उस समय किसानों से। और वो किसानों से भी नहीं, आड़तियों के माध्यम से किसानों से लिया गया था। किसान को सीधे एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाया था। अभी हम लोगों ने 56 लाख, कोरोना कालखंड में 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं, पैसा किसान के खाते में गया है। धान, विगत वर्ष हम लोगों ने पिछले उसमें 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया। वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं, खेती के लिए अच्छी सिंचाई भी आवश्यक है, अच्छी तकनीक भी आवश्यक है, इसको देने का कार्य आज कर रहे हैं। बाणसागर की परियोजना हमारी पूरी हो चुकी 40 वर्षों से। आप सोचिए, मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया था बाणसागर परियोजना का, तब तक लंबित थी। तमाम भूमिपुत्र आए, सब चले गए, सत्ता से बेदखल हो गए। आपको ये भूमिपुत्र, ये कुछ उस परिवार से विशेष लगाव है? परिवार से लगाव नहीं, लोग अपने नाम पे संबोधन लगाते थे, मैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, परिणाम क्या आया? उन लोगों ने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज बाणसागर की परियोजना पूरी हो चुकी है, अर्जुन सहायक की परियोजना बुंदेलखंड की पूरी हो चुकी है। हम कभी भी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इसका लोकार्पण कराएंगे। लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजना बुंदेलखंड में हम लोग पूरी कर चुके हैं। उन्हें जनता के लिए समर्पित करने की तैयारी हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जनपदों से होकर के जाती है। लेकिन टिकैत कहते हैं कि मध्य यूपी की योजनाएं। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप इतना काम करने के बाद राकेश टिकैत का तो आप पे आरोप है कि न तो बकाया पैसा दिलवा पाए, न ठीक से मूल्य वृद्धि हुई, अच्छी तो बात किसान कर का रहे कोई हो। लाभ नहीं हुआ। मुझे लगता है वास्तविकता की जानकारी होती और किसानों के सच्चे हितैषी होते तो उन्हें यह भी बोलना चाहिए था कि हमारी सरकार ने अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। अभी 4.5 वर्ष हमारी सरकार के नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कराया है। और अगर 2007 से 2017 के बीच में गन्ना मूल्य का आप देखेंगे तो मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। अब मुझे बताइए कि कौन किसानों का हितैषी है? तब ये लोग कहाँ बोल रहे थे? तब तो नहीं आवाज उठा रहे थे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। उनकी कर्मभूमि बागपत के रमाला क्षेत्र थी और रमाला का चीनी मिल बंद के कगार पर था। रमाला में नई चीनी मिल हमारी सरकार ने लगाया है। बंद चीनी मिलें, सपा बसपा के समय में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी, औने पौने दाम पे बेच दी गई थी।
हमारी सरकार जब आई, हमने बंद चीनी मिलों को फिर से पुनरुद्धार करके चलवाने का कार्य प्रारंभ किया। पिपराइच है, मुंडेरवा है, ये सब चीनी मिलें उसी क्रम में चली। मोदीनपुर की चीनी मिल का एक्सपेंशन का कार्य हमारी सरकार ने किया है। बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और किसान चीनी मिलें केवल गन्ना पेरने तक सीमित न रहे, चीनी की जितनी आवश्यकता वहां रहे, बल्कि इथेनॉल की तरफ भी जाएं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने किसानों को ध्यान में रख करके चीनी मिलों को इथेनॉल प्लांट लगाने की भी अनुमति दी। और आज किसान को हम अब तक इस सीजन में यानी 2021 तक का गन्ना मूल्य का हम भुगतान कर चुके हैं। 21-22 का इस करंट जो सीजन चल रहा है, इस सीजन का 83 से 84% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। कुल जो 16-17% गन्ना मूल्य बकाया रह गया है, नए सीजन आने के पहले उसको भी किसान के खाते में देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसान परेशान नहीं, किसान खुश है, लेकिन किसान के नाम पे दलाली करने वाले लोग परेशान जरूर हैं। आपने अभी कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन में आप गए थे, अचानक ब्राह्मण केंद्र में आ गए हैं। हर आदमी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है, हर पार्टी, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण आपसे खफा हैं, ऐसा है क्या? अब मैं मुझसे खपा होते तो पंडित चन्नूलाल जी यहां क्यों बैठते? और आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। हम लोग काशी में हैं और मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत वहाँ चौड़ापन हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई, लेकिन एक बड़ी बर्बरिंग है कि जैसे अयोध्या का काम शुरू हुआ था, वैसे ही अब ज्ञानवापी पर भी सेम प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये सवाल आपसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके मठ का बहुत बड़ा योगदान था उस सारे आंदोलन को चलाने में। एक नए आंदोलन को हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? देखिए, माफ करना, आपकी बातों में विरोधाभास है। प्रबुद्ध समाज हमारी इन्हीं कार्यों से हमसे संतुष्ट है कि हम लोगों ने अयोध्या को, मथुरा को, काशी को, नैमिष को, विंध्यवासिनी धाम को उसकी सही पहचान दिलाने का कार्य हम कर रहे हैं। ज्ञानवापी काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ से है और बाबा विश्वनाथ यहाँ के इष्ट है। उनकी बड़ी कृपा है, माँ गंगा की बड़ी कृपा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन काशी को उसकी पहचान वैश्विक स्तर पर दिलाना चाहिए। और इसके लिए पिछले 7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट उसी का एक हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट जब नवंबर-दिसंबर में पूरा होगा, काशी वैश्विक मंच पर एक नई पहचान के रूप में आएगा और सचमुच दुनिया देखेगी काशी को। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अयोध्या के आंदोलन को चलाने, उसे जिलाने में आपके मठ का बड़ा योगदान था। हम कोई नया आंदोलन होता हुआ देखने जा रहे हैं क्या? आंदोलन की आवश्यकता ही क्या है? जब सारे कार्य बिना आंदोलन के हो सकते हैं तो नए आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। आंदोलन तो वहां पे जहां पे विरोधी पक्ष जानबूझ करके ब्रेकर बनने और रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हों। अब तो सारे कार्य बाबा विश्वनाथ की कृपा से सारे कार्य अपने आप होते जा रहे हैं। कोई सोचता था काशी में, ये देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गांधी जी की 1916 की जब यहाँ पे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति शुक्ला जी यहाँ पर आए हैं। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था और उस समारोह में गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था। उस समारोह में गांधी जी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तंग गलियां और उस तंग गली के बीच में गंदगी में बैठे हुए लोग, गंदगी में प्रसाद बिकना, फूल मालाओं का बिकना, और वहां पे जो दुर्व्यवस्था थी उस पर उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी 1916 में। 1916 से लेकर के 2016 तक कितनी सरकारें आई गई, किसी सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? और मोदी जी ने ही उस ऑडियो को ढूंढा और उस ऑडियो के माध्यम से फिर एक
चुनौती दी कि आखिर गांधी जी का ये सपना कब साकार होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन के अनुरूप, गांधी जी की उन भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने एक नए रूप में सामने आ रहा है। और काशी भी, पूरे काशी के अंदर जो चीज़ें जिस प्रकार की उसकी पुरातन आत्मा को संरक्षित रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में काशी जिस रूप में सामने आई है, ये सचमुच अद्भुत है, अभिनंदनीय है और हमें इस पर बहुत गौरव की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि काशी है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है या विंध्यवासिनी धाम है, ये सभी उसी रूप में आगे बढ़ेंगे। अब आंदोलन नहीं, अब तो सकारात्मक रूप ढंग से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये आपकी बातों में, जैसे आपने दंगा खत्म होने की बात की, तो ये किसी ने कहा था डंडा शुरू दंगा खत्म, तो ये सकारात्मकता बड़े बल के साथ भी है। देखिए, ये तो पहले से ही, ये तो सनातन धर्म का हो रहा है। देखिए, जहां पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है वहां पे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जाता है। हर कार्यक्रम उसी रूप में आगे बढ़ते हैं। पूरा यूपी सकारात्मक हो गया है। उत्तर प्रदेश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम अप हो गया है, ये आप एक मुख्यमंत्री के पिता को, जो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को ये अब्बा जान, और ये क्यों कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 सदी की सनातन धर्मावलंबियों की एक इंतजार को दूर करते हुए श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बहुत सारे लोगों को, यानी देश और दुनिया ने स्वागत किया, बहुत सारे लोगों ने अभिनंदन किया, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। कुछ लोग थे जो उस समय गोली चला रहे थे। उस समय बहुत सारे लोग बोलते थे कि परिंदा पर भी नहीं मारेगा। कौन बोलता था? वही तो मैं कह रहा हूं। उस समय वोट बैंक की जो राजनीति हुई, अगर नहीं होती तो संभवतः उतना खून खराबा नहीं होता। ये वोट बैंक की राजनीति, आपको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बाजान से परहेज है। वाह, देश और दुनिया यही तो पूछना चाहती है कि आप वास्तव में, ये नेताओं पे इसीलिए जनता विश्वास अब नहीं कर रही है और जनता को इनकी वास्तविकता का पता लग गया है। ये लोग बोलते क्या हैं, करते क्या हैं। आज तो ये सब लोग, ये सब दुम दबा करके सब कहे जा रहे हैं। तो परशुराम की प्रतिमा भी स्थापित करवा रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत का योग्य है। कृष्ण की एक बड़ी प्रतिमा भी कन्नौज में, वो तो कन्नौज में बात की बात, वो तो अपने यहाँ जो दुर्योधन की मूर्ति लगाना चाहते थे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो आखिरी ये सवाल, देखिए, वह सोच बदली है ना कि दुर्योधन और कंस से अब घूम करके कृष्ण पे आ गए हैं। जो पहले राम और कृष्ण को नकारते थे, आज कह रहे हैं साहब राम और कृष्ण हमारे भी हैं। हमने कहा, कब हमने कहा कि नहीं है? आप भी आइए ना, हम तो सबके पास गए थे। आप उनको भी बुलाते हैं, आप मुसलमानों से भी कहते हैं राम राम बोलो। नहीं, हम किसी से कहलाते नहीं बुलाते हैं। देखिए, हम लोगों को, हम तो स्वयं, आपने मुझसे ही कहा था मेरे इंटरव्यू में कि उन लोगों को राम राम बोलना चाहिए। मैं कभी इस बात को नहीं कह सकता कि कोई राम राम कहे। जिसको लगता है कि उसका कल्याण होना, मुझे लगता है मेरा कल्याण राम राम बोलने से होता है। मुझे बोलना चाहिए, मैं स्वयं के बारे में बोल सकता हूं। और हमारी तो यहाँ पे यात्रा ही जन्म से लेके अंतिम यात्रा तक राम के बगैर हो ही नहीं सकती है। अब जिसको राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति ना होती हो, तो मुझे तो अफसोस होता है उन लोगों पर। इंडोनेशिया राम को मानता है, थाईलैंड राम को मानता है, लाओस राम को मानता है, दुनिया के तमाम देश राम को मानते हैं। इंडोनेशिया से बड़ा मुस्लिम देश तो दुनिया के अंदर कोई दूसरा नहीं, इतनी बड़ी आबादी का। तो फिर यहां पर हम तालिबान को सिर पर चढ़ाने का कार्य करें? उत्तर प्रदेश की धरती इसके लिए नहीं बनी है जी। उत्तर प्रदेश तो राम और कृष्ण से ही जाना जाएगा, बाबा विश्वनाथ से ही जाना जाएगा। आपसे बात करने का तो बहुत मन कभी खत्म होता नहीं। चलिए, अगली बारी का इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सही शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार तालियां और हो जाए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए।
और हिंदुस्तान के प्रधान संपादक श्री शशि शेखर जी, जिन्होंने अभी यहाँ पर बहुत अच्छा बातचीत का सिलसिला जारी किया। पर क्योंकि आज समय की थोड़ी पाबंदी है और जैसे शशि शेखर जी ने कहा भी अभी कि समय की पाबंदी की वजह से हमें इस बातचीत के सिलसिले को यहीं पर अभी रोकना होगा और अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो आज समारोह की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज हम वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आजमगढ़ मंडल के अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले 50 व्यक्तियों को आज सम्मानित करेंगे। इसलिए मैं दरखास्त करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि वो हमारे आज के इन सारे 50 व्यक्तियों को एक एक करके सम्मानित करें। जैसे जैसे मैं आपका नाम बुलाऊंगी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप स्टेज पर आते जाएं। तो चलिए आज के इन सारे ही 50 लोगों का सम्मान हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनको मैं बुलाना चाहूँगी उनका नाम है प्रोफेसर गोपाल नाथ। इन्होंने प्रथम कोविड लैब के इंचार्ज रह चुके हैं और उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है कोविड लैब के इंचार्ज के तौर पर। तालियों का सिलसिला यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन जारी रहना चाहिए। अगले शख्स जिनको मैं यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूँगी उनका नाम है प्रोफेसर रोयाना सिंह। ये MRU लैब इंचार्ज प्रोफेसर रोयाना सिंह जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना के वेरिएंट पर नज़र रखती हैं और आगाह करती हैं। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी श्री जलद जीवन पाठक जी को। नवाचारी श्री जलद जीवन पाठक तालाब में सीप मोती की खेती करते हैं और मन की बात कार्यक्रम में PM इन्हें बधाई भी दे चुके हैं। जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हें खुद बधाई दे चुके हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री RK चौधरी को। उद्यमी और समाज सेवी RK चौधरी ने कोरोना की दूसरी लहर में जिला अस्पताल में पूर्वांचल का पहला ऑक्सीजन प्लांट अपने खर्चे पर लगवाया था। अब मैं बुलाऊंगी श्री देव भट्टाचार्य जी को। उद्यमी श्री देव भट्टाचार्य ने लॉकडाउन में महानगरों से अपने घरों को लौट रहे श्रमिकों मजदूरों के लिए राहत शिविर लगवाकर उन्हें भोजन की व्यवस्था भी प्रदान करी थी। इनके बाद है श्री शार्दुल विक्रम। एग्रो एक्सपोर्टर श्री शार्दुल विक्रम ने आम व सब्जी किसानों का उत्पादक संगठन की अगुवाई करते हुए लॉकडाउन में आम और सब्जियां विदेशों में भिजवाईं। तालियां बरकरार रहनी चाहिए भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। द नेक्स्ट पर्सन आई एम गोइंग टू इनवाइट, उनका नाम है इंद्रपाल सिंह बत्रा। श्री इंद्रपाल सिंह बत्रा तकरीबन 20 वर्षों से गौरैया संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। इनके बाद हैं श्री परमानंद मिश्रा। साई सेंटर से जुड़े श्री परमानंद मिश्रा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे ललित उपाध्याय के प्रशिक्षक रहे हैं। अब मैं बुलाऊंगी श्री शिवपाल सिंह को। श्री शिवपाल सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंको स्पर्धा में प्रतिभाग किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टोक्यो से लौटने पर इन्हें 25 लाख रुपए का इनाम देकर भी सम्मानित किया है। इनके बाद हैं सुरेंद्र सिंह छाबड़ा। कोरोना की पहली लहर के दौरान कपड़ा कारोबारी श्री सुरेंद्र सिंह छाबड़ा ने PPE किट बनाने का स्टार्टअप शुरू किया। मेडिकल टीम व अन्य लोगों को सस्ते में उपलब्ध भी करवाई। अब हैं नितेश पांडे। श्री नितेश पांडे कोई भूखा ना सोए अभियान पिछले 1 साल से 30 युवाओं की टीम के साथ चला रहे हैं। मैं अब बुलाऊंगी रामेश्वर सिंह जी को। श्री रामेश्वर सिंह लकड़ी के खिलौनों में नित नए प्रयोग के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बना चुके हैं। वर्चुअल संवाद में लकड़ी के ट्रक में मोटर लगाकर दिखाए गए प्रयोग की प्रधानमंत्री ने भी सराहना की थी। इनके बाद है दिनेश कुमार उपाध्याय। गुजरात में टैंकर चालक दिनेश ने कोरोना काल में अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब मैं बुलाऊंगी अरविंद मौर्य जी को। मोमो स्टॉल लगाने वाले अरविंद मौर्य फेरी पटरी व्यवसायियों के हितों के लिए काम करते हैं। पिछले वर्ष PM ने खुद स्ट्रीट वेंडर्स से संवाद के दौरान मनोविनोद करते हुए उनसे मोमोज के स्वाद की भी चर्चा की थी जो इनके हैं। अब मैं बुलाऊंगी रीना सिंह को।
संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष रीना सिंह ने 5 वर्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3000 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, आईआईटी बीएचयू के योग प्रशिक्षक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता कोरोना काल में प्रतिदिन 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम ऑनलाइन निशुल्क योगा अभ्यास कराते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके बाद है अभिनव सिंह। श्री अभिनव सिंह ने होम एसोसिएशन के मरीजों की फिक्र करी है, आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध कराई हैं। इनके बाद है अमन कबीर। अमन कबीर ने कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से मृत लोगों का अंतिम संस्कार करवाया है। पीपीई किट पहनकर वे अस्पताल से लेकर घाट तक सेवा के काम में लगे रहे स्वयं। अब मैं बुलाऊंगी ऋषि राज पांडे को। कोरोना काल में वार्ड में भर्ती लावारिस रोगियों की सेवा इन्होंने करी। लावारिस छोड़ दिए गए शवों का अंतिम संस्कार भी इन्होंने करवाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके बाद है नीरज पारिक। आईआईटी के मंडल अध्यक्ष नीरज पारिक ने कोरोना काल में रक्तदान के लिए अभियान चलाया था। और अब इनके बाद आएंगे अनिल कुमार सिंह। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे अनिल कुमार सिंह कोरोना काल में तालाबों की सफाई और पौधरोपण के लिए अभियान चलाते हैं। राकेश गोयल। उद्यम श्री राकेश गोयल ने पिछले साल पूर्वांचल का पहला पीपीई किट कारखाना शुरू करवाया था। अस्पतालों, नगर निगम को प्राथमिकता के आधार पर पीपीई किट उपलब्ध भी करवाई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, राकेश गोयल। इनके बाद हैं भैरव दत्ता जी। बरेका मैदान में गरीब परिवार की बेटियों को फुटबॉल की निःशुल्क बारीकियां सिखाते हैं भैरव दत्ता जी। इनके बाद मैं बुलाऊंगी रमेश कुमार विश्वकर्मा जी को। हस्तशिल्प विभाग भारत सरकार की ओर से हाल ही में जारी राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में नेशनल मेरिट अवार्ड 2018 से सम्मानित किए गए हैं। ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में इनके प्रयोग सदा ही चर्चा में रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी राजेश अग्रवाल जी को। करखियाओं व एग्रो फूड पार्क में साल 2019 में स्थापित नमकीन फैक्ट्री में करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। इनके बाद है सोनम कुमारी। लॉकडाउन में जब कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता था, तब सोनम ने न केवल असहाय लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करी, बल्कि दूर दूर से पहुंचे लोगों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोनम कुमारी। ज्योति व शिवांगी। पाणिनि कन्या महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षण ले रही ज्योति और शिवांगी शास्त्र विद्या के साथ ही शास्त्र चलाने में भी निपुण हैं। इनके मुख से वेदों का उच्चारण सुन हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब मैं बुलाऊंगी वाराणसी की घृति को। पाणिनि कन्या महाविद्यालय में की छात्रा घृति की तलवारबाजी देखकर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इनके बाद मैं यहां स्टेज पर बुलाना चाहूंगी वाराणसी के गोपाल पटेल को। वाराणसी साड़ी पर गोपाल पटेल के नित नए प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते ही हैं। इनके बाद आते हैं वाराणसी से गुंजन नंदा। कोरोना काल में अपने आय से सैनिटाइजर और मास्क का वितरण मलिन बस्ती पिछड़े इलाकों में इन्होंने किया। गुंजन नंदा जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी वनवासी सेवा आश्रम रॉबर्ट्स गंज से शुभा प्रेम जी को। गरीब आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ रोजगार के लिए वनवासी सेवा आश्रम का संचालन करती हैं ये। मैं इसके बाद बुलाऊंगी गुड़िया देवी जो कि प्रधान है सोनभद्र से। प्रदेश के 12 युवा प्रधानों में चयनित गुड़िया देवी महिला समूह से जुड़कर महिलाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके बाद हैं नंदिनी तिवारी जी बलिया से। कोरोना काल में 5000 से अधिक मास्क इन्होंने बंटवाए हैं। जेल में महिला बंदियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी इन्होंने उनको दिलवाया। तालियां क्यों बंद हो गई लेडीज एंड जेंटलमैन। इनके बाद हैं स्मृति सिंह पूर्व प्रधान बलिया से।
लखनऊ विश्वविद्यालय प्रबंधन स्नातक एवं रजसर कला गांव की पूर्व प्रधान स्मृति सिंह ने पूर्वांचल का पहला पिंक टॉयलेट बलिया में बनवाया है। इनके बाद मैं बुलाऊंगी वीरेंद्र सिंह को, जो सड़क पर लावारिस कहीं कोई तड़प रहा हो, एक टेलीफोन कॉल पर वीरेंद्र उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। इनके बाद हैं कृष्णानंद उपाध्याय, गाजीपुर से लावारिस शवों का अपमान न हो और उनकी मजहब व परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाए। कृष्णानंद इस पूरी चीज़ का खुद फिक्र करते हैं और ध्यान देते हैं कि ये ठीक से हो। इनके बाद अब मैं यहाँ बुलाऊंगी डॉक्टर संजय सिंह जी को, जो कि हैं मऊ से। कोरोना काल में तकरीबन 500 लोगों को अस्पताल में निःशुल्क उपचार इन्होंने उनका किया है। इनके बाद आते हैं नीलम प्रजापति, आजमगढ़ से। कोरोना काल में हालात को मात देते हुए नीलम प्रजापति ने गोलगप्पे का व्यवसाय शुरू किया और तमाम महिलाओं को उसके जरिए रोजगार भी दिलवाया। अब मैं बुलाऊंगी हरिकेश विक्रम जी को, जो आजमगढ़ से हैं। कोरोना काल में लगातार 57 दिनों तक जरूरतमंदों को उन्होंने भोजन पहुंचवाया है। इनके बाद मैं बुलाऊंगी राहुल पांडे को, जो आजमगढ़ से हैं। राहुल पांडे कैंसर को हराने के बाद अब कैंसर पीड़ितों को बेहतर इलाज दिलाने में मदद करते हैं। अब तक 65 से अधिक लोगों की सहायता भी कर चुकी हैं ये। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अजय मौर्य को, जो आजमगढ़ से हैं। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक चैंपियन रहे अजय गरीब युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। एक हाथ से दिव्यांग हैं और लगभग 500 से अधिक एथलीट्स को प्रशिक्षित अभी तक कर चुके हैं। अब मैं बुलाऊंगी सुजीत अस्थाना को, जो कि तरफकाजी देवगांव लालगंज आजमगढ़ से हैं। टीवी आर्टिस्ट सुजीत ने गांव के पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए गार्डन, एक वृक्ष पूर्वजों के नाम, एक पेड़ बचपन के नाम जैसे कई अभियान चलाकर 4000 से अधिक पौधे लगवाए हैं। इनके बाद हैं विवेक बरनवाल, जो कि मिर्ज़ापुर से हैं। कोरोना की पहली लहर में अपने स्कूल को L1 अस्पताल इन्होंने बना दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, विवेक बरनवाल। इनके बाद है ज्ञान प्रकाश सिंह, जौनपुर से। कोविड काल में 78 दिनों तक 400 परिवारों में भोजन, राशन व दवा की व्यवस्था इन्होंने करवाई। और अब मैं बुलाऊंगी जौनपुर के राजवीर सिंह को, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी मां व पत्नी के साथ मिलकर लगभग 1.5 माह तक खाना बनाकर गांव-गांव में पहुंचवाया। इसके बाद आती हैं वाराणसी के अनुपमा दुबे, जो ऑनलाइन साड़ियों की डिज़ाइन तैयार करती हैं। इनके बाद मैं बुलाऊंगी सतीश जिंदल को, जो कोल व्यवसायी सतीश जिंदल ने कोरोना काल में 1000 परिवारों के लिए निःशुल्क राशन व दवाइयों का अरेंजमेंट करवाया। इसके बाद हैं चंदौली के डॉक्टर A.K. गुप्ता। आयुष्मान योजना के तहत लगभग 1000 नेत्र रोगियों की आंखों का सफल ऑपरेशन उन्होंने करवाया। और इसके बाद मैं बुलाऊंगी संगीता खन्ना को, जो भदोही से हैं। कोरोना काल में जब गहरी निराशा बेबसी का आलम तारी था, तो आदिवासी व मलिन बस्तियों में 20 गरीब बेटियों की शादी इन्होंने करवाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे वो 50 शख्स जिनको आज यहाँ पर हमने सम्मानित किया। लेकिन इससे पहले कि हम इस समारोह के समापन की ओर आगे बढ़ें, 2 बहुत खास शख्स अभी भी बचे हैं जिनको आज सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले शख्स जो हैं, उनका नाम है शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र जी। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान पूर्वांचल सम्मान समारोह में उपस्थित शास्त्रीय गायन के सिरमौर पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र का विशेष अभिनंदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कर रहे हैं। पंडित जी काशी ही नहीं, देश के गौरव हैं। आजमगढ़ में जन्मे पंडित छन्नू लाल मिश्र ने बनारस को अपनी कर्म भूमि बनाया। आप बनारस और किराना घराने की गायकी के प्रतिनिधि कलाकार हैं। वर्ष 2020 में आपको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र, जिनको आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने खुद नीचे उतरकर सम्मानित किया है आज की शाम में जी। और उनके साथ
एक और खास शख्स हैं जिनको आज सम्मानित किया जाएगा। मैं दरख्वास्त करूंगी योगी आदित्यनाथ जी से कि उनके साथ ओलंपियन ललित उपाध्याय को भी आज सम्मानित किया जा रहा है। 41 साल बाद हॉकी में पदक पाने वाले भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे ललित उपाध्याय को यूपी कॉलेज के मैदान ने निखारा। यही इनके खेल की परवरिश हुई और आरंभिक गुरु परमानंद मिश्र की निगरानी में पौध तैयार हुए। बनारस में मोहम्मद शाहिद, विवेक सिंह, राहुल सिंह जैसे ओलंपियन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ललित उपाध्याय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अभिनंदन कर रहे हैं आज शाम। और इसके साथ ही मैं दरख्वास्त करूंगी कि आज के सभी वो विजेता जिनको सम्मानित किया गया है वो स्टेज पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। और उनके साथ ही मैं ये भी दरख्वास्त करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं भी स्टेज पर हैं। सारे ही विजेताओं के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी। मैं थोड़ा सा दरख्वास्त करूंगी, एक पल के लिए फोटोग्राफर्स रुक जाएं प्लीज, क्योंकि स्टेज पर इतने लोग नहीं आ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ विजेता अगर स्टेज के नीचे भी एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो इजी हो जाएगा फोटोग्राफ लेना। थैंक यू। मैं सारे ही फोटोग्राफर्स और यहाँ पर जितने भी विजेता खड़े हैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप 2 मिनट मुझे सुने, बिकॉज टेलीकास्ट इसकी वजह से रुक रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ बैठ जाएंगे फ़ोटो लेने के लिए तो टेलीकास्ट भी जा पाएगा। कैमरास पीछे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं आज के। सो फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा झुक कर तस्वीरें ले लें ताकि हमारे कैमरा पर्सन उसका टेलीकास्ट भी ऑन एयर कर सके। I would also like to request everyone to kindly stay silent. अगर आप लोग थोड़ा सा झुक कर तस्वीरें ले लेंगे प्लीज, मैं दरख्वास्त करूंगी फोटोग्राफर से फॉर द लाइव ट्रांसमिशन टू गो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके साथ ही हम शुक्रिया करना चाहेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने आज के हिंदुस्तान पूर्वांचल सम्मान समारोह के लिए अपना कीमती समय निकाला। हम उनके तहे दिल से इस बात के शुक्रगुजार हैं। और उसके साथ ही मैं शशि शेखर जी का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि आज की ये पूरा ये समारोह आज यहाँ पर हो सका। पंछी जी के लिए शुक्रिया। किसी भी आयोजन में कृतज्ञता का जो ज्ञापन है वो हमारी परंपरा का अनिवार्य हिस्सा है। तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आज के आयोजन में शामिल होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। परम आदरणीय छन्नूलाल मिश्र जी की उपस्थिति और उन्हें सम्मानित करने के लिए हिंदुस्तान परिवार खुद को सम्मानित महसूस करता है। और जो हमने ललित उपाध्याय जी को सम्मानित किया है वो पूरे देश की खेल प्रतिभाओं के प्रति हमारा सम्मान, हमारी कृतज्ञता है। और यहाँ पे जितने जो 50 लोग हैं, ये 50 का जो गोल्डन नंबर है, इन सारी 50 प्रतिभाओं का सम्मान करके हम पूरे पूर्वांचल के लोगों को हम बहुत सारा प्रेरणा के लिए कि ताकि ये लोग प्रेरणा दे सकें। तो बहुत बहुत सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।